एक बहुत ही ऊर्जावान और दोस्ताना अंदाज में इस नए गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, और आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत कुछ है। हाँ, आज हमारे पास 24 फरवरी 2026 के समाचार पत्रों के क्लिपिंग्स है, संपादकीय हैं और लेखों का एक बहुत ही दिलचस्प बंडल है। और ये बंडल काफी कुछ कहता है। एकदम सही कहा। मतलब आज का हमारा मिशन ये समझना है कि भारत एक तरफ भविष्य की तकनीकों और वैश्विक गठबंधनों की ओर कितनी तेजी से छलांग लगा रहा है और वहीं दूसरी ओर वो अपनी गहरी सामाजिक और ढांचागत चुनौतियों से कैसे जूझ रहा है। श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सतह के नीचे असल में क्या चल रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करने के लिए ये बहुत ही सही नजरिया है। अगर हम इन सभी आर्टिकल्स और डेटा को एक साथ रखकर देखें ना, तो ये अलग अलग दिखने वाली खबरें, जैसे कि एआई या समाज की खबरें, हाँ, चाहे वो एआई हो, समाज हो या पर्यावरण के मुद्दे हो, असल में ये सब एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये तस्वीर एक ऐसे देश की है जो विकास की सीढ़ियां तो तेजी से चढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पैरों में कुछ पुरानी बेड़ियां अभी भी बंधी हुई हैं। वो बेड़ियां जो शायद हमें पीछे खींच रही हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अर्थव्यवस्था से ही शुरू करते हैं। हाँ। आज के आर्टिकल्स पढ़ते हुए एक शब्द मेरे नजरों के सामने बार बार आ रहा था। कौन सा शब्द? लीप फ्रॉग इकोनॉमी, यानी छलांग लगाने वाली अर्थव्यवस्था। ये शब्द आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है, हाँ। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत मुझे काफी चिंताजनक लगी। मतलब आज हमारे आसपास एक तरफ बहुत हाई सैलरी पाने वाला इंजीनियर है जो एआई पर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ ठीक उसी के बगल में एक कम वेतन वाला डिलीवरी बॉय या कैब ड्राइवर है जो दिन रात काम करके भी मुश्किल से गुजारा कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि बीच का जो हिस्सा होना चाहिए था ना, वो है ही नहीं। ऐसा क्यों है? यह जो बात सबसे दिलचस्प है वो है लेविस के विकास मॉडल को समझना। लेविस मॉडल? हाँ, नोबेल विजेता आर्थर लेविस ने एक मॉडल दिया था जिसे लगभग 70 साल पहले अमेरिका और यूरोप ने अपनाया था। अच्छा। और 1980 के दशक के बाद चीन ने भी इसे बहुत ही सफलतापूर्वक लागू किया। इस मॉडल का एक सीधा सा नियम है। वो क्या? नियम ये है कि करोड़ों श्रमिकों को पहले कृषि क्षेत्र से निकालकर मैन्युफैक्चरिंग यानी औद्योगिकीकरण में लाना, और फिर धीरे धीरे जब उनकी स्किल बढ़ जाए तो उन्हें सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर में भेजना। तो मतलब एक सीढ़ी दर सीढ़ी वाला विकास हुआ ये? बिल्कुल, एक क्रम में चलने वाला विकास। लेकिन भारत के मामले में हमने इस सीढ़ी के बीच वाले स्टेप पर शायद पैर ही नहीं रखा। हमने सीधे छलांग लगा दी। एकदम सही। हमने औद्योगिकीकरण या मैन्युफैक्चरिंग के उस बेहद महत्वपूर्ण चरण को लगभग छोड़ ही दिया और सीधे कृषि से आईटी और सर्विस सेक्टर में छलांग लगा दी। इसी को लीपफ्रॉग इकोनॉमी कहा जा रहा है। तो इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो लोग कृषि से बाहर आए उनके पास सर्विस सेक्टर वाली हाईटेक स्किल्स नहीं थी। वे डिजिटल डिवाइड का शिकार हो गए और फिर वो कम वेतन वाले कामों में फंस गए। हाँ, बिना सुरक्षा वाले कामों में। और इसी वजह से आज हमें ये गहरी आर्थिक असमानता देखने को मिल रही है। ये बात तो है, और ये असमानता सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। आज जब मैं पीएलएफएस के आंकड़े देख रहा था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 वाले आंकड़े ना? जी बिल्कुल। वो आंकड़े देखकर मैं सच में सन्न रह गया। मतलब हम 2026 में बैठे हैं, दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं, लेकिन नियमित वेतन वाली नौकरियों का हाल एकदम अलग है। वो आंकड़े असल में हमारी सामाजिक सच्चाई का आईना है। बिल्कुल। अगर हम नियमित वेतन वाली नौकरियों की बात करें तो उनमें आदिवासी समुदाय की भागीदारी सिर्फ 12.6% है। बहुत कम है। अनुसूचित जाति के लोग लगभग 20.6% है और ओबीसी 20.2% है। लेकिन उच्च जाति के लोगों की हिस्सेदारी देखिए, वो 30.3% है। और ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है। हाँ, आज की रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज का आंकड़ा आज भी देश में केवल 5 से 6% पर अटका हुआ है। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे सोशल सेग्रीगेशन या सामाजिक अलगाव आज भी कायम है। मतलब अर्थव्यवस्था बदल गई लेकिन समाज का ढांचा वही है। बिल्कुल। अगर हम गहराई में जाएं तो देखते हैं कि समाज का आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था की वृद्धि एक साथ नहीं हो रही है। आज भी दलितों और आदिवासियों को सफाई, कचरा ढोने या मुर्दा घरों में काम करने जैसे कामों तक सीमित रखा गया है। सरकार की योजनाएं भी तो हैं इसके लिए। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकीकरण योजना जैसी पहल है जिनका उद्देश्य जातियों के बीच विवाह और एकीकरण को बढ़ावा देना था। लेकिन उनका असर जमीन पर बहुत ही सीमित रहा है। इस पर रिपोर्ट्स काफी स्पष्ट हैं।
जब तक ये सामाजिक खाई नहीं भरेगी ना, तब तक वो लीप फ्रॉग छलांग अधूरी ही रहेगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। और जब हम समाज के इस ढांचे और कंट्रोल की बात कर ही रहे हैं, तो आज के रिसर्च बंडल में एक और डेटा था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। आप महिलाओं की आत्महत्या वाले डेटा की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत में आत्महत्या करने वाली 2/3 महिलाओं की उम्र 25 वर्ष से कम है। ये एक बहुत ही भयानक वास्तविकता है। मतलब सोचिए, 25 साल से कम उम्र। लेख में कुछ घटनाओं का भी जिक्र था। राजस्थान में जुड़वा शादियों से ठीक पहले 2 शिक्षक बहनों ने आत्महत्या कर ली। वो पढ़ी लिखी थी। और यूपी वाला मामला भी? जी, यूपी में 16, 14 और 10 साल की 3 बहनों ने जान दे दी। उनकी डायरी में लिखा था कि शादी के जिक्र से हमारे दिलों में तनाव पैदा हो गया। एक 10 साल की बच्ची के दिमाग में शादी का इतना खौफ। इस खौफ के पीछे एक बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है, और इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो इन मौतों का डेटा रखता है, वो अक्सर इन मौतों को पारिवारिक मामले का नाम दे देता है। पारिवारिक मामले मतलब फैमिली मैटर्स का टैग लगाकर फाइल बंद? बिल्कुल, ऐसा करके असल मुद्दे को छिपा दिया जाता है स्रोत में। समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये भारतीय पारिवारिक परंपरा के नाम पर महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करने का परिणाम है। उनकी अपनी एजेंसी छीन लेना। हाँ, ये जबरन शादी और एक कंट्रोलिंग बिहेवियर का नतीजा है, जिसे परंपरा का नाम दे दिया जाता है। और ये जो पारिवारिक नियंत्रण है ना, इसको लेकर राजनीति और कानून में भी आजकल खूब बहस चल रही है। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों के अपने रुख हैं। श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम यहाँ बिल्कुल तटस्थ भाव से इन आर्टिकल्स में छपे विचारों को सामने रख रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये बहुत जरूरी है स्पष्ट करना। तो स्रोत के अनुसार एक तरफ कुछ नेताओं का लिव इन रिलेशनशिप पर ऐतराज है, या उत्तराखंड सरकार द्वारा लिव इन को रजिस्टर करने का जो नया नियम लाया गया है, और गुजरात सरकार का भी एक प्रस्ताव चर्चा में है। हाँ, लव मैरिज के लिए माता पिता की अनुमति को अनिवार्य करने का प्रस्ताव। लेकिन इसके विपरीत तर्क भी आर्टिकल्स में प्रमुखता से छपे हैं। वो तर्क क्या कहते हैं? आलोचकों का तर्क है कि लिव इन रिलेशनशिप या अपनी मर्जी से शादी करना असल में युवाओं द्वारा उसी दमघोटू पारिवारिक नियंत्रण को खारिज करने का एक तरीका है। उनका मानना है कि इस तरह के नियंत्रणकारी कदम समस्या का समाधान नहीं है। तो ये बहस असल में व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक ढांचे के बीच के टकराव की है। बिल्कुल सही। अब अगर हम महिलाओं की इस मजबूरी और जबरन थोपी गई परंपराओं के मुद्दे को एक और एंगल से देखें, तो ये हमें देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से भी जोड़ता है। आंतरिक सुरक्षा से महिलाओं की स्थिति का क्या कनेक्शन है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो चलिए पुतलू परंपरा की बात करते हैं। क्या आपने माओवादी कैडर्स वाले उस आर्टिकल पे गौर किया? ओहो हाँ, वो बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। श्रोताओं के लिए बता दूं कि पुतलू परंपरा के तहत लड़कियों की बचपन में ही उनके मामा के लड़के से जबरदस्ती शादी तय कर दी जाती थी, और जब वे इनकार करती थीं, तो उनसे जबरदस्ती की जाती थी। और इसी पारिवारिक नियंत्रण और जबरन शादी से बचने के लिए कई लड़कियों ने भागकर माओवादी संगठन ज्वाइन कर लिया था। मतलब परिवार का जो नियंत्रण था, वो सीधा देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया। ये वाकई एक अलग ही नजरिया है, और सुरक्षा के मोर्चे पर आज की एक बहुत बड़ी खबर भी है। माओवाद अब हुए पतन की कगार पर है। हाँ, सरकार ने 31 मार्च 2025 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा था, और उसके नतीजे दिख रहे हैं। बड़े नेताओं का सफाया हो रहा है। बसवा राजू का मारा जाना, हड़मा माडवी की मौत और वेणुगोपाल उर्फ सोनू जैसे नेताओं का सरेंडर करना, ये सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। वो कैसे? देखिए, माओवादी संगठन पीछे हट रहे हैं, लेकिन जब वो किसी इलाके से जाते हैं तो वहां एक खालीपन छोड़ जाते हैं। सरकार को उस खालीपन को सिर्फ पुलिस थानों से नहीं, बल्कि विकास से भरना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि माओवादियों की जनताना सरकार ने शुरुआत में ग्रामीणों का समर्थन कैसे हासिल किया था। हाँ, मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि उन्होंने दूर दराज के इलाकों में तालाब खोदे और जमीन को खेती के लायक बनाया। उन्होंने वो काम किए जो शायद वहां का प्रशासन नहीं कर पाया था। इसलिए अब सरकार को विकास के जरिए वो भरोसा जीतना होगा। और इस भरोसे को जीतने में पुनर्वास नीति का भी बड़ा रोल है। एक बहुत ही अजीब तथ्य सामने आया था आर्टिकल्स में। आत्मसमर्पण करने वाले कई पुरुष माओवादियों की नसबंदी कर दी गई थी, संगठन में रहते हुए। हाँ, मतलब वेसेक्टमीज कर दी गई थी ताकि वे परिवार में ना उलझें। ये भी तो एक चरम नियंत्रण ही था। बिल्कुल। अब जब ये लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं, तो पुनर्वास नीति के तहत उनके मेडिकल रिवर्सल और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन देने पर चर्चा हो रही है। इससे पता चलता है कि आंतरिक सुरक्षा सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है, उसमें मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी हैं। विकास और पुनर्वास के इतने सारे आयाम हैं।
लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस विकास की कीमत कौन चुकाता है? अक्सर हमारा पर्यावरण। बिल्कुल, आज के बंडल में ग्रेट निकोबार द्वीप यानी GNI प्रोजेक्ट का जिक्र है। हाँ, वो मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को NGT ने जो मंजूरी दी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे गलाथिया बे खतरे में पड़ जाएगा, जो लेदरबैक कछुओं और निकोबार मेगापॉड्स का महत्वपूर्ण आवास है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो NGT की कार्यप्रणाली है। आर्टिकल्स बताते हैं कि NGT ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और NCSCM की रिपोर्ट पर भरोसा किया। ये वही एजेंसियां हैं ना जिन्होंने पहले क्लीयरेंस दिया था? बिल्कुल, उन्हीं की रिपोर्ट पर भरोसा करके क्लीन चिट दे दी गई। ये तो रणनीतिक विकास के नाम पर पर्यावरण कानूनों को नजरअंदाज करने वाली बात होगी। हाँ, कानूनों को बाईपास किया जा रहा है। और विकास या आधुनिकीकरण के नाम पर जो दिखावा हो रहा है ना, वो सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ा ही मजेदार लेकिन शर्मनाक किस्सा है। वो AI समिट वाला किस्सा ना? हाँ, नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुआ। वहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट कुत्ता प्रदर्शित किया और दावा किया कि वो उनका स्वदेशी आविष्कार है। बिल्कुल, उसका नाम भी रख दिया ओरियन, लेकिन असलियत में वो यूनिट्री नाम की एक चीनी कंपनी द्वारा बनाया गया कुत्ता था, बस स्टिकर बदल दिया गया। हंसी तो आती है, पर ये भारतीय विश्वविद्यालयों में कट कॉपी पेस्ट रिसर्च की गंभीर बीमारी को दिखाता है। मौलिक शोध तो हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, UGC नेट की साख गिर रही है। शिक्षा व्यवस्था सिर्फ पैकेजेस और नौकरियों के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर हम इसी दिखावे के साथ चलेंगे तो हम सिर्फ तकनीक के उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे, निर्माता कभी नहीं बन पाएंगे। और विरोधाभास देखिए कि भारतीयों में AI को लेकर गजब का जुनून है। इसी समिट में 89 देशों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्साह अपनी जगह है, लेकिन हमारे पास बुनियादी ढांचा कहाँ है? AI मॉडल्स चलाने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPU और बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है, और वो हम बनाते नहीं हैं। बिल्कुल। हमें भारत को केवल मॉडल डिप्लॉय करने वाला देश नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनाना चाहिए। और शायद इसी वजह से भारत अब वैश्विक गठबंधनों पर जोर दे रहा है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए हम फैसिस, सिलिका जैसे गठबंधनों का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रेयर अर्थ मैग्नेट का 80 से 90% हिस्सा चीन से लेते हैं। और बजट 2026-27 में सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम है। इसके अलावा ब्राजील के साथ हमारी दोस्ती भी मजबूत हो रही है। हाँ, राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा की भारत यात्रा और 2030 तक $30 अरब के व्यापार का लक्ष्य। इसमें राष्ट्रपति लुला का वो बयान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा था कि एक अकेली लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है। बहुत ही शानदार उपमा थी ये। ये असल में विकासशील देशों को अमेरिका जैसी शक्तियों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश है। क्योंकि अमेरिका ने भारत और ब्राजील दोनों पर 50% टैरिफ लगाया था। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम एक तरफ AI समिट और वैश्विक गठबंधनों में अपना लोहा मनवा रहे हैं, ब्राजील और पासे सिलिका के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम फर्जी रिसर्च, पर्यावरण की अनदेखी और पारिवारिक नियंत्रण के कारण जान गंवाती युवा महिलाओं की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही वो गहरी आर्थिक असमानता भी है। आज के सभी स्रोतों को गहराई से देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। हम तकनीक जैसे AI या सेमीकंडक्टर को अपनी सारी समस्याओं का जादुई हल मान रहे हैं, लेकिन क्या सिलिकॉन चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सामाजिक मानसिकता, जातिगत भेदभाव या उस पारिवारिक नियंत्रण को प्रोग्राम या रीसेट कर सकते हैं जो आज भी हमारे समाज की जड़ों में बैठा है? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर तकनीक भी सिर्फ उन्हीं के हाथों का खिलौना बनकर रह जाएगी जो पहले से ही ताकतवर है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। श्रोताओं के लिए सच में ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। तकनीक और समाज का ये संतुलन समझना बहुत जरूरी है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में ऐसे ही दिलचस्प विषयों के साथ फिर लौटेंगे।